हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखने वाले हैं जिसका नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो चलिए हम समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और सॉल्यूशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमने पढ़ा है सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट से बने होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर ना डिपेंड करे, उसी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अ प्रॉपर्टी which is depend on only number of moles of solute does not depend on the moles of solvent is called colligative properties। होप आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ गया होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ना कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। आगे हम बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और बारी बारी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। फिर से देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है, यह आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन हमें जानना जरूरी है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं। होप आपको इतना याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने N1 से रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N2 से। और मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था, वेट अपॉन मोलार मास। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्यूट होता है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट, 2 चीजें हमें मिलेंगी। तो यही हमें फाइंड करना होता है, क्या, कैपिटल M, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। यानी द पर्पस ऑफ स्टडीइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। ये अपने माइंड में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले फिट कर लीजिए कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का पर्पस क्या है, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है स्टूडेंट, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। अब मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट चारों में हमें डिटरमाइन करता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी हमें मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमें मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमें मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करना है। जब मोलार मास निकलेगा तो वह अलग अलग टर्म में निकलेगा। उसके बाद हमें एक हेडिंग पढ़ना है जिसका नाम वेन हाफ फैक्टर है। जब हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तभी हम वेन हाफ फैक्टर को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम बारी बारी के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले सबसे छोटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इसमें है उसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि सबसे इजी भी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं। स्टूडेंट, यह एक सॉल्यूशन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा तो या तो सॉल्यूट ऐड कर दो या तो सॉल्वेंट इसमें से निकाल लो। दो काम कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और अगर हम सॉल्वेंट उसमें से कम करते हैं तो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। यानी दोनों कंडीशन में हम इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे अगर इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है
अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो करना है तो क्या कर सकते हैं? इस बार ये मत कहना कि सर सॉल्यूट ऐड कर देंगे। अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन तो और हाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस बार इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट उतना ही रहेंगे जितने क्वांटिटी में पहले से थे। तो सॉल्वेंट बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन इसका कम हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हम सॉल्यूट को निकाल लें। तो अगर सॉल्यूट निकाल लेंगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए इन दोनों टेक्निक को हमें यूज करना होगा। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। स्टूडेंट हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और सॉल्यूशन बी जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यह हमारे पास दो सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन लो और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन हाई। स्टूडेंट हमने कहा था कि इस चैप्टर में सॉल्यूशन को हम 4 डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक बार हमने सॉल्वेंट के बेस पर क्लासिफाई कर लिया था, दोबारा हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेस पर क्लासिफाई किया था। स्टूडेंट अब फिर से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहले को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और तीसरे को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यह सॉल्यूशन हमने X की बात की, एक सॉल्यूशन है जिसका नाम X है, और भी सॉल्यूशन है A, B, C, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हम जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बाकी के कॉन्सेंट्रेशन से हाई है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इन सबसे ज्यादा है सबसे, तो इस सॉल्यूशन को, इस X वाले सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन whose concentration is higher than the others, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं X की स्टूडेंट, इस X का कॉन्सेंट्रेशन बाकी के कॉन्सेंट्रेशन से लो है, X का कॉन्सेंट्रेशन बाकी के कॉन्सेंट्रेशन से क्या है? लोअर देन द अदर्स है। उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी यह X हाइपोटोनिक है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन इन बाकी से लेस है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर X का कॉन्सेंट्रेशन A, B, C तीनों का कॉन्सेंट्रेशन, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? सेम हो, तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक। चलिए यहां बढ़ते हैं। हमारे पास स्टूडेंट यहां कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, सॉल्यूशन ए जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और सॉल्यूशन बी जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। बीच में हमने एक फिल्टर पेपर लगाया है जिसका नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? यह सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? फिर से सुन लीजिए, यह सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है। कहां से? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाँ, हाइयर टू लोअर भी अलाउ करता है अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करता है तो। अगर मैं सिंपली बात करूं, यह सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है नॉर्मल कंडीशन पर। सॉल्वेंट कहां से कहां तक? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सिर्फ सॉल्वेंट ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ फिल्टर पेपर which allow only solvent from lower concentration to higher concentration. Okay? तो सॉल्यूशन ए का कॉन्सेंट्रेशन लो है, सॉल्यूशन बी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ये जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है इससे सॉल्वेंट पार्टिकल, ए से सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के कहां जाते हैं? इस हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले की तरफ। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
तो ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, कहां से? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो तो पूरा सोल्यूशन ही चले जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। चलिए, अब जब ए से सॉल्वेंट निकल रहा है, कंडीशन पहले वाला आप यहां पर लगाइए, ए से सॉल्वेंट निकल रहा है, सोल्यूट है ना, सोल्यूट वही है जो पहले से जितने सोल्यूट थे उतनी क्वांटिटी में सोल्यूट है, सॉल्वेंट निकल रहा है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बी में क्या हो रहा है? इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं स्टूडेंट, पहले ये हाइपो था, ये हाइपर था, अब दोनों क्या बनना चाहते हैं? आइसोटोनिक बनना चाहते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, पिस्टन, होप आपको पता होगा पिस्टन क्या होता है, आपने होली की पिचकारी देखा है, तो उसमें ऊपर नीचे जो होता है उसे पिस्टन कहते हैं, और जिसके अंदर होता है उसे सिलेंडर कहते हैं। तो यह सिलेंडर है स्टूडेंट, और ये हमारा जो है ये क्या है? पिस्टन है, इससे हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, यहां पर इस पिस्टन पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्रेशर सपोज दैट 60 atm लगाता हूं, 60 atm हमने प्रेशर एग्जर्ट किया, तो सॉल्वेंट का जो फ्लो था लोअर से हायर थोड़ा कम हुआ, हमने थोड़ा और बढ़ाया 61, 62, 63, तो सॉल्वेंट का जो फ्लो था लोअर से हायर उस प्रेशर की वजह से थोड़ा कम हुआ, 65 पे थोड़ा और कम हो गया। ऐसे ऐसे हमने और प्रेशर इंक्रीज किया, तो सपोज दैट हमने बात किया 70 atm पर देख रहे हैं हम, तो जो सॉल्वेंट था लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा था, लोअर से हायर की तरफ आ रहा था, तो कुछ प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो स्टॉप कर दिया। तो ऐसा प्रेशर जिस पे सॉल्वेंट लोअर से हायर आना स्टॉप कर दे, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अ प्रेशर विच स्टॉप ऑस्मोसिस, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना सॉल्वेंट बंद कर दे, ऑस्मोसिस पूरा स्टॉप हो जाए, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? वही पाई 3.14 वाला पाई, लेकिन यहां पर 3.14 नहीं लेंगे, यह एक ग्रीक लेटर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट और हम यहां समझ लेते हैं, 70 atm पर सॉल्वेंट का जो फ्लो था वो स्टॉप हो गया, यानी लोअर से हायर आना बंद कर दिए। लेकिन अगर हम प्रेशर को 70 से एक्सीड करते हैं, 70 से ज्यादा अप्लाई करते हैं, 71, 72, 70, 80, 90, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं हम यहां पर, तो हम क्या देखते हैं? पहले सॉल्वेंट लोअर से हायर जा रहा था, अभी सॉल्वेंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया। कहां से आ रहा है स्टूडेंट? हायर से लोअर आना स्टार्ट कर दिया, यानी सॉल्वेंट के जो फ्लो का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। अब सॉल्वेंट हायर से लोअर आ रहा है, लेकिन यह खुद ब खुद नहीं हो रहा है, पहले खुद ब खुद हो रहा था, अब यहां पर प्रेशर अप्लाई करने पर हुआ। कितना प्रेशर स्टूडेंट? ऑस्मोटिक प्रेशर से जब हम ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तब ऐसा होता है। और इसी फिनोमिनन को हम बार बार टीवी के ऐड में देखते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मीनिंग मैंने पढ़ाया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और रिवर्स ऑस्मोसिस कब हुआ? इफ द प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या हुआ? सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो गया, ऑस्मोसिस का उल्टा, कहां से? हायर से लोअर आना स्टार्ट कर दिया, तो उस फिनोमेनन को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। होप आपको आरओ समझ में आया होगा। आरओ, यूवी और ऑरो, यहां यूवी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैंने आरओ की बात किया, आपके सिलेबस में दिया है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये खुद से नहीं होगा, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो भी प्रेशर किससे ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो स्टॉप करता है सॉल्वेंट के फ्लो को, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो ही तो हायर से लोअर आएगा, तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं।
अब ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर कुछ लॉज दिए हैं, वेन ऑफ बायल्स लॉ, वेन ऑफ चार्ल्स लॉ, वेन ऑफ आवागेड्रो इक्वेशन करके हमको दिया हुआ है। चलिए हम इनको बारी बारी समझते हैं। स्टूडेंट, वेन ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने, जो हमने ग्रेड 11th में लॉज पढ़े थे, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आवागेड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये गैस के लिए लॉज थे। वेन ऑफ ने उसको डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मॉडिफाई कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं बायल्स के लॉ को उसने कैसे मॉडिफाई किया। बायल्स ने अपना लॉ दिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। स्टूडेंट, ये गैस है, यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। अगर हम यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, पहले यहां पर वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो पिस्टन नीचे आएगा। सपोज दैट पिस्टन यहां आ गया, तो जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर कम होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। होप जैसे जैसे हम प्रेशर कम करेंगे पिस्टन ऊपर उठता जाएगा स्टूडेंट। यानी वहां पर उन्होंने कहा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही जो प्रेशर था, वेन ऑफ ने उसको मॉडिफाई करके प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया। वेन ऑफ ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसके लिए बात किया, वहां पर गैस के लिए बात किया गया था। यहां पर जो बातें की गई वह डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए की गई। स्टूडेंट, एक चीज और याद रखिएगा, बट 1/V और N/V इज इक्वल टू होता है C, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ये वेन ऑफ कहते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यह वेन ऑफ बायल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ कहता है, वेन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम बात करें वेन ऑफ आवागेड्रो लॉ की, तो वेन ऑफ आवागेड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन हो और दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट हो। स्टूडेंट, फिर से समझते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन B है। दोनों के सॉल्यूट अलग अलग हैं। यहां पर जो सॉल्यूट है और यहां पर जो सॉल्यूट है, ये डिफरेंट है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो, क्या सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, भले ही दोनों डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट से बने हैं, लेकिन दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। दोनों के सॉल्वेंट के फ्लो को अगर स्टॉप करना है तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट करना होगा। तो यही कहते हैं वेन ऑफ आवागेड्रो के लॉ को मॉडिफाई करते समय, कहते हैं अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो और उनके सॉल्वेंट को स्टॉप करना होगा, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह सॉल्यूशन के नेचर पर ना डिपेंड करके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। होप आपको समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यह है आवागेड्रो लॉ। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है स्टूडेंट, वैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेकर वेन ऑफ ने एक इक्वेशन दिया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो ये वेन ऑफ जर्नल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है, जिस तरह आइडियल गैस इक्वेशन था उसी तरीके से है। बायल्स कहते हैं पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये बायल्स लॉ है।
चार्ल्स कहते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अभी हमने देखा ये चार्ल्स लॉ है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय वी, टी इंटू 1 टी बाय वी। पाई इधर ले आया, पाई वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। हमने वहां पर देखा था पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी था और पीवी इज इक्वल टू आर टी था। आर वहां पे गैसियस कांस्टेंट लिया गया था। यह इक्वेशन 1 मोल के लिए था। अगर n मोल की बात करो तो पीवी इज इक्वल टू nRT था। ऐसे सेम यहां पे पाई वी इज प्रोपोर्शनल टू टी है तो पाई वी इज इक्वल टू आर टी। आर वहां पर और यहां पर दोनों सेम ही हैं। यह कितने मोल के लिए बात कर रहा है वेंठा? फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है। अगर यही n मोल के लिए बात करें फॉर n मोल्स तो वेंठॉफ कहते हैं पाई वी इज इक्वल टू nRT। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, यहां पर एक टर्म और ऐड हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा पाई वी इज इक्वल टू nRT। v को इधर भेज देंगे तो पाई इज इक्वल टू n बाय वी आर टी हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था n बाय वी इज इक्वल टू सी, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यह है वेंठॉफ का इक्वेशन सॉल्यूशन को लेकर। तो स्टूडेंट जिसके लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आपको मैंने पर्पस बताया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का पर्पस है टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो चलिए हम यहां पर मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट डिटरमाइन करते हैं। एज वी नो पाई वी इज इक्वल टू nRT। यहां n क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स। मैं जानता हूं आप यही बोलोगे, n नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन किसका नंबर ऑफ मोल्स है? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड ही नहीं करती। यहां पर जो भी नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे वो सॉल्यूट के होंगे, यानी n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने n2 से रिप्रेजेंट किया है ऑलवेज। यहां n n2 ही है और हमने बताया था W2 बाय M2 होता है। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बट n इज इक्वल टू W2 बाय M2। तो पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? n के पोजीशन पर हम क्या रखेंगे? W2 बाय M2 RT। हमें M2 ही चाहिए, क्यों? W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट है, M2 मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है, और हमें क्या निकालना है? मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। तो M2 को इधर भेज दिया, तो M2 इज इक्वल टू हो गया W2 इंटू RT बाय पाई V। यही है हमारा मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट कर लिया है। एक कॉन्सेप्ट और है स्टूडेंट, वेंठॉफ फैक्टर। हम उसको जब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो हम वेंठॉफ फैक्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं जिसका नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है।